और इन्जॉय कर रहे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। 2011 आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहा है, स्क्रीन पे दिख रहा है 2011 मैथ्स का, और इसका हम लोग सोल्यूशन बनाते हैं, देखते हैं आपका क्या आएगा। तो जैसे मान लो पहला क्वेश्चन आपका दिख रहा है, पहला क्वेश्चन आपका दिख रहा है, निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करिए। तो करते हैं भाई, विचार कैसे करेंगे। पहला क्या बोला जा रहा है, कथन कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। ठीक, प्रत्येक पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं होल नंबर, एक प्राकृतिक संख्या होती है। तो प्राकृतिक संख्या तो होती है नो डाउट, लेकिन प्राकृतिक संख्या क्या होती है, नेगेटिव में भी होती है। प्राकृतिक पूर्ण संख्या की अगर मान लो बात करते हैं, ठीक है, तो प्रत्येक पूर्ण संख्या हमारा जो होता है, पूर्ण संख्या ने इंटीजर में हमारा होता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है, नेगेटिव इंटीजर होता है और ज़ीरो भी होता है। और यहाँ प्राकृतिक संख्या जो नेचुरल नंबर जिसको हम लोग बोलते हैं, नेचुरल नंबर सिर्फ हमारा कहाँ से कहाँ तक आएगा, 1 से लेकर के, यानी ये वाला सिर्फ आएगा। तो फिर ये गलत है, नहीं होगा। बी में क्या हो जाएगा कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, नहीं ऐसा नहीं है, परिमेय संख्या, सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक हों ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ऑप्शन डी सही होगा, 21 का डी। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या ये हो हमेशा, ये जरूरी नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि परिमेय संख्या जो हमारा होता है 1/4 2/4 भी हो सकता है, पूर्णांक हो या ना हो ये भी तो हो सकता है। अब देखिए नेक्स्ट 22 की बात जो किया जा रहा है, 22 क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि 0.2313131 किसके बराबर होगा। तो मान लिया हमने ले लिया x इज इक्वल टू 0.2313131 एंड सो ऑन। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, किससे, पहले 10 से मल्टीप्लाई किया, तो 10x हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2.313131 एंड सो ऑन। फिर आपने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 100 से, इस वाले मल्टीप्लाई कर दिया, तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1000 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 231.3131 एंड 31। तो ये इसको इससे माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा 1000 माइनस 10, यानी हो जाएगा 990x इज इक्वल टू 231 माइनस, ये बाकी डेसिमल वाले प्लेस के आगे का जो टर्म्स है वो माइनस हो जाएगा, तो 230 कैंसिल होकर के 0 बन जाएगा एक्चुअली, तो 231 माइनस 2 यहाँ आएगा, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 229 डिवाइड बाई 990, तो ये x का वैल्यू आ जाएगा 229/990, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, 23 क्वेश्चन में देखिए क्या बोल जाएगा कि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद के शून्यक हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा इसमें से कौन सा सही होगा। तो इक्वेशन क्या दिया हुआ, x³ माइनस x³ इज इक्वल टू mx² माइनस nx माइनस 1 दिया हुआ, मतलब इसको इधर ला लेते हैं, x³ माइनस mx² प्लस nx प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा 0। तो अब सम ऑफ रूट्स की बात किया जाएगा, अल्फा बीटा गामा, इसके 3 रूट्स हैं, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा, m के। फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस n के। ठीक, और फिर अल्फा बीटा गामा, ये प्लस n के इक्वल होगा, सॉरी, अल्फा बीटा गामा किसके इक्वल हो जाएगा, -1 के। तो अब देख लो इसमें से कौन सा सही आ रहा, प्लस m माइनस n और -1, तो यानी ऑप्शन सी सही आ रहा है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है 24 में कि x के किस मान के लिए x 7, 5, 3 और 7, 1 संरेखीय होंगे। संरेखीय मतलब क्या होता है, कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब कि ये सारी चीज़ें क्या होंगी, एक ही लाइन में लाई करेंगे। तो चलो मान लिया हमने ये बना लेता हूँ, एक पॉइंट ए, दूसरा पॉइंट बी और तीसरा पॉइंट सी बना लिया, और ए का कोऑर्डिनेट मान लो x,7 दिया है, बी का कोऑर्डिनेट है 5,3 दिया हुआ है, और सी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ 7,1। तो मैं क्या कर लेता हूँ, ये तीनों एक ही लाइन में होंगे, तो ए बी का स्लोप, यानी हमने मान लो एम ए बी इज इक्वल टू एम बी सी आएगा, दोनों इक्वल आएंगे।
तो 3 माइनस 7 अगर स्लोप इसका निकालोगे तो 3 माइनस 7 कितना आ जाएगा -4 और 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 3 डिवाइड बाई 7 माइनस 5 आ जाएगा, मतलब -2 डिवाइड बाई ये 2 हो जाएगा इक्वल टू -1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो -5 प्लस एक्स इज इक्वल टू -4। तो इसको इधर लेके जाओगे तो कितना आ जाएगा 5 माइनस 4 यानी 1 हो जाएगा। तो x का वैल्यू हमसे पूछा गया था, x का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए कि क्या बोला जा रहा है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 3, -5 और 6, 2 से समदूरस्थ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x एक्सिस पे कोई भी जो बिंदु होगा वहाँ का जो y कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा 0 आएगा। तो जस्ट सपोज मान लिया कि कोई एक बिंदु जो बोला जा रहा है, ये वाला जो पॉइंट हमसे बोला जा रहा है कि ये जैसे मान लिया आपसे क्या बोला जा रहा है कि एक पॉइंट है, मान लो ये हमने बना लिया ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ठीक, तो क्या बोला जा रहा है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए 3, -5। तो 3, -5 किधर आ जाएगा, फोर्थ कोऑर्डिनेट में आएगा। मान लो 3, -5 यहाँ कहीं आ रहा होगा, 3, -5 और 6, 2। तो 6, 2 मान लो कहीं यहाँ कहीं आ रहा होगा, 6, 2 ये आ रहा होगा। तो एक कोई पॉइंट है, जैसे सपोज मान लेते हैं इसको हमने ए बोल दिया और इसको हमने बी बोल दिया, तो ये पॉइंट मान लेते हैं पी है। तो कहने का मतलब क्या बोला जा रहा है कि पी ए और पी बी इक्वल है। तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा जस्ट सपोज मान लो k, 0 होगा। तो समदूरस्थ है, तो हमसे क्या पूछा, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है, यानी k का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो k का वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगा, देखो दोनों का डिस्टेंस निकालना है, पी और पी बी इक्वल हो जाएगा। तो पी और पी बी इक्वल बनाने के लिए हमने क्या कर लिया, डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो k -6 का होल स्क्वायर प्लस 0 -2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू k -3 का होल स्क्वायर प्लस 0 -5 का होल स्क्वायर, या 0 + 5 हो जाएगा। तो अब ओपन करोगे तो क्या आ जाएगा, k² प्लस 36 - 12k और प्लस 4 इज इक्वल टू k² प्लस 9 - 6k और प्लस 25। ठीक, k² से k² कैंसिल हो जाएगा और ये आपका आ रहा है कितना -12k और इधर आ जाएगा तो प्लस 6k, तो यानी फिर से -6k हो जाएगा। 36 और 4 40 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 40 बराबर 25 और 5 30 4 34 हो जाएगा। तो -6k बराबर 34 - 40 कितना हो जाएगा -6, तो k का वैल्यू हो गया 1। मतलब इसका जो कोऑर्डिनेट आएगा वो क्या आएगा 1, 0 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, 25 था, अब आते हैं हम लोग 26वें पे। तो 26 में क्या बोला जा रहा है कि यदि AB किसी ऐसे वृत्त का व्यास है, AB किसी ऐसे वृत्त का व्यास हो जिसका केंद्र -2, -1 और बिंदु A व्यास जिसका केंद्र -2, -1 और 4, -3 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु है। अच्छा, B का वैल्यू पूछा जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा हुआ था, तो लिखा हुआ है बस, है कोई इसमें कुछ है नहीं। क्या बोला जा रहा है कि एक वृत्त है, ठीक, उसका केंद्र का निर्देशांक दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है भाई, देखो एक वृत्त है ऐसे, तो इस वृत्त का केंद्र का निर्देशांक दिया हुआ -2, -1। ठीक, और यहाँ से एक व्यास ऐसे जा रहा है, तो ये व्यास में A का निर्देशांक दिया हुआ है 4, -3 और व्यास के दूसरे सिरा ये B है, इसका निर्देशांक पूछा जा रहा है क्या होगा। मान लो x1 y1 है, तो ये जो सेंटर का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है AB का मिड पॉइंट होगा। तो AB का मिड पॉइंट होगा मतलब क्या आएगा 4 + x1/2 इज इक्वल टू -2। तो 4 + x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 का वैल्यू -8 हो जाएगा। ठीक, अब देखो बाकी हमको कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। A B C D में x1 का वैल्यू फर्स्ट कोऑर्डिनेट यहाँ दिख रहा है D में,
तो बस यही आपका आ जाएगा। बी भी अगर निकालोगे तो देख लो कैसे आ जाएगा, लेकिन आप आंसर यहीं से बता सकते हो, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। कैलकुलेट हमने कर लिया एक्चुअली, तो टाइम बचाना है तो आप ऐसे कर सकते हो। -3 प्लस y1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू -1। यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो -3 प्लस y1 इज इक्वल टू -2। तो y1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 - 2 यानी 1। तो देखो 1 आ गया। ठीक, तो यही मैं बोल रहा था कि अगर आप चाहते हो टाइम बचाना तो आप इजीली ऐसे टाइम बचा सकते हो। 27 में क्या बोला जा रहा है कि ये शीर्ष दिए हुए 0, 16, क्या दिया हुआ 0, 16 और 0, 0 और 4, 0 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं के मिलाने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये एक त्रिभुज है मान लिया, जिसके शीर्षों के निर्देशांक ऐसे दिए हुए हैं। तो इनके शीर्षों के निर्देशांक मान लिया कौन कौन सा है। एक काम करता हूँ, कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेता हूँ, ज़्यादा अच्छा है। ठीक, कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लिया। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस में आपका ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। तो एक बिंदु का निर्देशांक ये मान लो ये 0, 0 दिया हुआ है, 4, 0 मान लो कहीं यहाँ आ रहा होगा, और 0,16 इस पे कहीं आ रहा होगा, थोड़ा ऊपर है तो 0,16 ये आ रहा होगा। अब बोला जा रहा है कि इन दिनों को मिला दिया तो एक ट्रायंगल बन रहा है। जैसे सपोज मान लो ये ट्रायंगल बना दिया, वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर बनने वाले इनकी सभी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाया जा रहा है। तो अब इनके मध्य बिंदु मान लेते हैं, जहाँ पे इस बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु यानी 0,8 हो जाएगा। भाई 16 है तो इसका मध्य बिंदु 0,8 पे आएगा, ये 0, 0 ही रहेगा। इधर आपका क्या आ जाएगा, 2,0 हो जाएगा। ठीक, मध्य बिंदु। और इधर अब ये जो आपका कहीं मध्य बिंदु आ रहा होगा, तो इन तीनों को मिलाया जा रहा है, इसको, इसको और इसको, ऐसे। तो ये बोला जा रहा है कि ये जो ट्रायंगल बनेगा इसका हमको एरिया कैलकुलेट करना है, ये वाला जो त्रिभुज आया। ठीक, तो इस त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, हमको ये वाला कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये वाला कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए देखो इसका मिड पॉइंट क्या आएगा, कोऑर्डिनेट 0 और 4 का मिड पॉइंट क्या आ जाएगा 2, और 16 और 0 का मिड पॉइंट 16 प्लस 0 डिवाइड बाई 2 यानी 8 हो जाएगा। तो 2,8 आ गया। अब आपको तीनों कोऑर्डिनेट पता चल गए। तो तीनों कोऑर्डिनेट पता चल गए तो ये त्रिभुज है, ऐसे मान के चलो ये त्रिभुज है कौन कौन सा, 0, 8, एक कोऑर्डिनेट है 2,0 और तीसरा कोऑर्डिनेट है 2,8। तो एरिया कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट की फॉर्म में कर लेते हैं। 1/2 मान लो हमने 0, 8 कर लिया, फिर 1, फिर 2, 0, 2, 0, फिर 1 और 2, 8 और 1। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको सॉल्व करोगे तो देखो कैसे आएगा। हमारा क्या करते हैं, 1/2 इसको सॉल्व करेंगे तो 0, ये वाला टर्म्स तो 0 हो जाएगा, -8 इंटू इसको और इसको ढकते हैं ना, तो 2 - 2 यहाँ भी आपका आ जा रहा है 0, प्लस 1 इंटू इसको और इसको ढकेंगे तो 8 2 जा 16 आ जाएगा। तो ये आपका, ये तो 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, तो कितना आ रहा है 16/2 आ रहा है। तो 16/2 यानी 8 यूनिट। तो 8 यूनिट आपका इसका एरिया आएगा, जो भी ट्रायंगल हमारा बोला जा रहा था, 8 स्क्वायर यूनिट। तो यानी ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन है बस, और कुछ नहीं। एरिया आप जैसे भी जो भी फार्मूला जानते हो, अगर डिटर्मिनेंट वाला नहीं जानते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जो जानते हो वो वाला फार्मूला यूज़ करो, आंसर आएगा वही। ये डिटर्मिनेंट वाला आपको लिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, या अगर ये नहीं जानते हो तो x1/2 x1 इंटू y2 - y3 प्लस x2 इंटू y3 - y1 वाला फार्मूला अप्लाई कर लो, जो भी है, तो वहाँ से भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, आंसर वही आएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोला जा रहा है कि क्या ऐसा कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मक मान समान है, संख्यात्मकतः समान है, यदि हाँ तो उससे ज्ञात करिए। देखो इसके लिए फार्मूला हमारा क्या होता है कि अगर मान लिया हमने लिखा F बराबर 9/5 C प्लस 32 डिग्री। ठीक,
तो इसमें ये बोला जा रहा है फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में अगर हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो ये हमारा फार्मूला होता है F-32 इज इक्वल टू 9/5C होता है। तो ये दोनों फ़ारेनहाइट और सेल्सियस अगर दोनों समान होंगे तो इसका मतलब ये है कि F और C दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो F और C इक्वल होने का मतलब, चलो मान लो हमने C में ही कन्वर्ट कर दिया, तो अगर F को C से रिप्लेस कर दिया तो ये हमारा क्या आ जाएगा, -32 इज इक्वल टू 9/5C माइनस C, क्योंकि F को हमने C ले लिया है। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो 9 - 5 कितना हो जाएगा, 4/5C हो जाएगा। ठीक, और इसको इससे कैंसिल करोगे तो -8 हो जाएगा। तो C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो -8 × 5 कितना हो जाएगा, -40 डिग्री हो जाएगा। तो मतलब ये हुआ कि अगर आप C का वैल्यू यहाँ पे आप -40 रखोगे तो F का वैल्यू भी -40 ही आएगा, यानी ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। तो ये फार्मूला आपको याद होगा तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करने का फार्मूला। ठीक, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में कि 2x + y इज इक्वल टू 2xy दिया हुआ है। ठीक, 2x + y इज इक्वल टू 2xy दिया हुआ है, और दूसरे में क्या बोला जा रहा है कि 2x + 4y अपान xy इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है। तो हमको से क्या पूछा जा रहा है कि x का वैल्यू बताइए। ठीक, तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ से 2x + 4y का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 5xy के। ठीक, या xy का अगर वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 2x + 4y / 5 इज इक्वल टू हो जाएगा xy का वैल्यू यहाँ रख दो। तो 2x + y इज इक्वल टू 2 × 2x + 4y / 5। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 5 × 2 = 10x + 5y इज इक्वल टू 4x + 8y। ठीक, इसको इधर लेके जाओगे तो क्या आ जाएगा 6x, और इसको इधर लाओगे तो 3y हो जाएगा। 6x 8 - 5 3y हो जाएगा। 3 से डिवाइड करोगे तो 2x इज इक्वल टू हो जाएगा y। ठीक, 2x इज इक्वल टू हो गया y। अब हम क्या करते हैं, ये 2x इज इक्वल टू y, जैसे मान लो ये हमने जस्ट सपोज मान लो ये इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, तो ये 2x इज इक्वल टू y को किसी एक इक्वेशन में ले जाकर के पुट कर देते हैं। तो जब पुट करोगे तो यहाँ देखो ये 2x है और y है, तो 2x + 2x इज इक्वल टू 2x × y का वैल्यू है 2x, रख दिया। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x, और ये हो जाएगा 4x² हो जाएगा। तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, इसको इधर लाओगे तो x - x² = 0, तो x कॉमन ले लो, तो x - 1 = 0। तो या तो इसका वैल्यू 0 आएगा और या तो इसका वैल्यू 1 आएगा, 0 या 1। ठीक, अब अगर आप 0 ले लोगे, जस्ट सपोज मान लो अगर आप 0 ले लेते हो तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। तो इसलिए हम 0 नहीं रखेंगे। ठीक, अगर 0 आप यहाँ पे रख दोगे डिनोमिनेटर में तो ये क्या आ जाएगा, फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसलिए हम x का वैल्यू क्या लेंगे, 1 लेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 30 में दिया हुआ कि AB और CD पैरेलल हैं, CD और ये पैरेलल हैं, x और y का रेशियो 7:3 दिया हुआ है, तो z का मान क्या होगा। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे जो x और y है वो क्या है, उन दोनों का जो सम होगा 180 डिग्री होगा, क्योंकि वो अंतःकोण है। और इसके अलावा फिर y और जो z का वैल्यू होगा वो क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे, तो y बराबर z है। और यहाँ पे जो x और y का रेशियो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 7:3 दिया हुआ है। तो अगर मान लो मैं x को 7 के मानता हूँ, y को 3 के मानूंगा, तो z को भी हमको 3 के ही मानना पड़ेगा। तो तीनों का एक्चुअली जो सम आ रहा है, तीनों का सम तो हमको निकालना है नहीं, हमको क्या करना है, इसका वैल्यू रखना है यहाँ पे। तो x और y का वैल्यू पता है, तो मतलब 7k + 3k का वैल्यू कितना हो जाएगा, 180, यानी 10k का वैल्यू कितना हो जाएगा, 180। तो k का वैल्यू कितना हो जाएगा, 18 डिग्री।
ठीक, जब k का 18 आ गया तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा वैल्यू आ रहा है कौन सा, z का, तो z का वैल्यू 18 गुणे 3 कर दो तो ये जाएगा 54 डिग्री। तो z हमारा क्या आ जाएगा 54, यानी ऑप्शन ए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 31 में क्या बोला जा रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में डी ई पैरेलल ए सी है, डी ई ए सी के पैरेलल है, और डी एफ ए ई के पैरेलल है, डी एफ ए ई के पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। ठीक, तो यदि ए डी बराबर बोला जा रहा है कि ए डी का वैल्यू 2 सेंटीमीटर है, चलो मान लो यहाँ हमने लिख लिया ए डी का वैल्यू 2 सेंटीमीटर, ए बी का वैल्यू है 6 सेंटीमीटर, ई एफ का वैल्यू दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर। ठीक, तो बी सी हमसे पूछा जा रहा है कि बी सी का वैल्यू क्या होगा। अच्छा देखो, जब यहाँ पे हम पहले एक थ्योरम बता देते हैं कि थ्योरम क्या होता है कि जब भी अगर मान लो जैसे ये ए बी सी दिया हुआ है और इस बी सी के पैरेलल कोई लाइन मान लो पी क्यू दिया हुआ है, तो इसके जो रेशियो होते हैं यानी ए पी डिवाइड बाई पी बी का वैल्यू किसके इक्वल आता है, ए क्यू डिवाइड बाई क्यू सी के इक्वल होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थेल्स का प्रमेय बोलते हैं। तो आई होप आपको ये पता होगा, नहीं पता है तो अभी हमने बता भी दिया। तो चलो इसी थ्योरम का हमको यूज़ करना पड़ेगा और ये क्वेश्चन हमको सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए हमने क्या किया पहले कि जो डी एफ पैरेलल किसके दिया जा रहा है, ए ई के दिया जा रहा है, तो फिर वही ट्रायंगल लेंगे कौन कौन सा, ए बी ई, और ए बी ई में क्या दिया जा रहा है, डी ई पैरेलल, एफ डी पैरेलल है ए बी ई में। तो मैंने क्या किया कि पहले इधर लिखा बी डी डिवाइड बाई डी ए लिखा, इज इक्वल टू पैरेलल लाइन कौन सा है, बी एफ है, तो बी एफ और एफ ई, बी एफ डिवाइड बाई एफ ई। ठीक, तो ये आपका आ गया बी डी का वैल्यू। तो बी डी आपको पता है नहीं दिया हुआ है, तो नहीं दिया हो तो अभी इसको रहने देते हैं बी डी को। ठीक, अगर दिया होगा तो देखेंगे। डी ए का वैल्यू, डी ए का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, डी ए का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ, डी ए या ए डी 2 सेंटीमीटर यहाँ पे। ठीक, बी एफ का वैल्यू, बी एफ भी नहीं दिया हुआ है, बी डी तो देना हो चाहिए था, नहीं दिया हुआ। चलो बी एफ का वैल्यू भी मान लिया, अभी नहीं दिया हुआ है। बी एफ हमको क्या क्या दिया हुआ है, ए डी का वैल्यू दिया हुआ है ये वाला, ए बी का वैल्यू दिया हुआ है। अच्छा ए बी जब दिया हुआ है तो बी डी तो निकल जाएगा ना, ए बी 6 सेंटीमीटर है तो ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा बी डी, तो बी डी यहाँ मिला हुआ है। बी एफ अभी हमको नहीं पता, ई एफ दिया हुआ है, ई एफ 1.5 सेंटीमीटर, यहाँ ये वाला 1.5 दिया हुआ। ठीक है, तो बी डी मतलब हमको पता चल गया, तो बी डी की जगह मैं रख लेता हूँ क्या चीज़, 4/2 कर लिया, इज इक्वल टू बी एफ को मान लेते हैं, अभी बी एफ ही रहने देते हैं, चलो बी एफ डिवाइड बाई एफ ई, एफ ई आपका दिया हुआ है कितना 1.5। तो यहाँ से अगर आप निकालोगे बी एफ तो कितना हो जाएगा 4/2, कितना हो जाएगा 2 × 1.5, 1.5 यानी हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो बी एफ आपको पता चल गया। हमको निकालना है एक्चुअली एक और पैरेलल लाइन दिया हुआ है, तो उस पैरेलल लाइन का भी यूज़ करते हैं, बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं, ए बी सी में लेते हैं। तो ए बी सी में आपको दिख रहा है ए सी पैरेलल किसके, डी के, तो फिर से आपका क्या आ जाएगा बी डी डिवाइड बाई डी ए इज इक्वल टू, अब हो जाएगा बी ई डिवाइडेड बाई ई सी, क्योंकि पैरेलल लाइन हमारा ए ई है, ई डी है, सॉरी ई डी है, तो ई सी हो जाएगा, तो ए ई सी हो जाएगा। तो बी डी अपन डी ए आपको पता है, बी डी का वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट किया 4, और डी ए का वैल्यू आपका कितना है 2, और बी ई का वैल्यू अभी हमको नहीं पता, अभी हमने बी एफ निकाला है ना, तो बी एफ अगर निकाले हो कितना 3, और बी ई कितना है 1.5, तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा बी ई का वैल्यू 3 + 1.4, 3 + 1.5 सॉरी डिवाइड बाई ई सी। तो यहाँ से आप ई सी अगर कैलकुलेट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये 4.5 क्रॉस मल्टीप्लाई को तो 2 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। ठीक, तो ये ई सी आ जाएगा 4.5 डिवाइड बाई 2, ई सी ये 4.5 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। अच्छा, तो ये हो गया ई सी। अब अगर हमको बी सी निकालना है तो सभी को ऐड कर दो, तो सभी को ऐड करने का मतलब क्या क्या ऐड करें, बी सी हमको कैलकुलेट करना है, तो बी सी का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा बी एफ
प्लस एफ ई प्लस ई सी, और बी एफ का वैल्यू अभी आपने निकाला 3, एफ ई का वैल्यू 1.5 या 3/2 बोल दो, ठीक, और 4.5 ई सी का वैल्यू अभी आपने 4.5 डिवाइड बाई 2 कैलकुलेट किया, तो ये आपका आ जाएगा कितना 3 प्लस 4 3 7.5 डिवाइड बाई 2। इसको सॉल्व करोगे तो 3 दूना के 6, 7 6 13.5 बटा में 2 आ जाएगा, और 13.5 बटा में 2 को सॉल्व करोगे तो 6.75 यानी 6.75 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन मान लेते हैं। तो एक समलंब चतुर्भुज दिया हुआ है ऐसे मान लो, और ये ऐसे, ठीक, ये दिया हुआ है। तो अब क्या बोला जा रहा है कि ये इसमें मान लो ये ए बी है और ये सी डी है, तो बोला ये जा रहा है कि ए बी पैरेलल सी डी है, सही है, विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं इनके, तो चलो मैंने प्रतिच्छेद करा दिया, कहाँ पे प्रतिच्छेद करते हैं, ओ पर, ठीक। यदि 2 टाइम्स ऑफ ए बी 2 टाइम्स ऑफ ए बी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ सी डी दिया हुआ है, यानी ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 3/2 सी डी हो जाएगा, ठीक, ये दिया हुआ है। तो बोला जा रहा है कि त्रिभुज ए ओ बी और सी ओ डी के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। देखो अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो ये दोनों त्रिभुज, जिन त्रिभुजों की बात किया जा रहा है दोनों सर्वांगसम होंगे। कैसे, जब पैरेलल लाइन है तो ये एंगल इसके बराबर होगा और ये एंगल इसके बराबर होगा, तो एंगल बराबर हो गया, और तीसरा ये शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है, तो ये बराबर हो जाएगा। अब जब ये सर्वांगसम हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ बी डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ त्रिभुज क्या चीज़ सी ओ डी का जो वैल्यू होगा वो उनके साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होता है, तो ए बी डिवाइड बाई सी डी का होल स्क्वायर, और ए बी डिवाइड बाई सी डी का वैल्यू अगर आप यहाँ से निकालोगे तो क्या आ जाएगा 3/2 आ जाएगा, तो यहाँ रख दिया 3/2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 9/4, तो 9:4 फिर हमारा आंसर हो जाएगा ये। देखो तो 33 में क्या बोला जा रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक क्या दिया जा रहा है, वृत्त दिया जा रहा है। थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ ताकि ये अच्छे से क्लियर हो। तो मान लिया इसका जो सेंटर है कहीं यहाँ होगा, ये दे, और इसके बाद बोला जा रहा है कि इसके 2 जीवाएँ हैं, कौन कौन से, पी क्यू, तो एक मान लो हमने यहाँ से ले लिया और दूसरा भी फिर यहीं से जाएगा, एक और कुछ ऐसे, क्योंकि दोनों का लेंथ इक्वल है। इसके बाद बोला जा रहा है कि इन दोनों का बीच का जो लेंथ है वो हमको कैलकुलेट करना है। इनका नाम ले लेता हूँ मैं, इनका नाम दिया हुआ है वैसे, क्या नाम है, ये है P, ये है Q और ये है R। ये 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये भी 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, हमको PR का लेंथ बताना है। तो एक काम करते हैं, हम सेंटर से परपेंडिकुलर एक ड्रॉप कर लेते हैं, कहाँ पर, इसके सेंटर से Q पे मान लो ड्रॉ कर लिया ऐसे, ये Q पे ड्रॉ कर लिया ऐसे, ठीक, और त्रिज्या कितनी दिया हुआ है, इसका त्रिज्या दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो एक काम करते हैं, इनको भी मिला ही लेते हैं, ये मिला लिया, तो ये हमारा 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर, ठीक। अब अगर आप इसकी वैल्यू देखो, ये 6 सेंटीमीटर दिया है, 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ये भी तो फिर अगर मान लो मैं ओ क्यू की बात करूँगा तो ओ क्यू भी तो हमारा त्रिज्या ही होगा, वो भी हमारा 5 सेंटीमीटर ही आएगा, ठीक, क्योंकि त्रिज्या ही है। तो अगर मैं इसको जस्ट सपोज मान लो क्योंकि ये M मान लो M पॉइंट पे कट कर रहा होगा इस लाइन को, किसको, PR को M पे कट कर रहा होगा, ठीक। तो जस्ट सपोज PM का वैल्यू अगर Y है तो ये भी तो Y ही होगा, ठीक। अब उस केस में हमने OM को जस्ट सपोज मान लो X मान लिया, तो ये कितना हो जाएगा, MQ कितना हो जाएगा 5 - x हो जाएगा। क्यों, क्योंकि OQ का लेंथ कितना है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ त्रिज्या है, और हमने OM को x मान लिया। अब जब OM x हो गया तो MQ कितना हो जाएगा 5 - x हो जाएगा, ठीक। तो देखो अब हम लोग क्या करते हैं, पहले OPM त्रिभुज ले लेते हैं, और OPM त्रिभुज में
हमने एक पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दिया। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, यही ये परपेंडिकुलर होता है ना इस पर, तो परपेंडिकुलर होगा। तो 5 का स्क्वायर यानी 25 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये मान लो इक्वेशन 1 हो जाएगा। ठीक, और सेम प्रोसेस में अगर हम पी एम क्यू ले, त्रिभुज पी एम क्यू में, तो यहाँ पे भी तो ये राइट एंगल बना रहा है और ये हमारा 5 माइनस एक्स है और ये 6 है। तो मैंने क्या किया कि 6 का स्क्वायर यानी 36 बराबर 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से वाई स्क्वायर का वैल्यू यहाँ रख देता हूँ, यानी इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 2 में पुट कर दूंगा तो हमारा एक्स का वैल्यू पता चल जाएगा। अब पता चल जाएगा तो फिर y का वैल्यू भी पता चल जाएगा। तो एक काम करते हैं, y स्क्वायर का वैल्यू यहाँ रख लेते हैं। तो 36 बराबर 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू वहाँ से लाओगे तो कितना आएगा, 25 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसको अब खोल लेते हैं, इसका जो ढक्कन बंद है इसको खोल लेते हैं। तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10 एक्स प्लस 25 माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस एक्स स्क्वायर से प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये 25 कितना हो जाएगा, 50। तो 36 माइनस 50 बराबर माइनस 10x। तो माइनस 10x का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस 14 के इक्वल हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1.4 आया। ठीक, जब x का वैल्यू 1.4 आया तो y का वैल्यू निकाल लेते हैं, इक्वेशन 1 में पुट कर लिया। हमको कैलकुलेट क्या करना है, एक्चुअली y का डबल। क्यों, क्योंकि जब भी हम लोग किसी भी जीवा पर सेंटर से ड्रॉप करते हैं तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है, तो एक्चुअली 2y निकालना है। तो हमने क्या कर दिया कि अगर y हमको कैलकुलेट करना है तो वाई स्क्वायर बराबर 25 माइनस 1.4 का स्क्वायर। तो ये कितना होता है, 25 माइनस 196 होता है ना, तो 1.96 हो जाएगा। तो 25 में से 1.96 को माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 10 में से 6 जा 4, 9 में से 9 गया 0 और हो जाएगा 4, 4 में से 1 जा 3, y का वैल्यू 4.8 आ जाएगा। ठीक, ये 4.8 आएगा। तो 2y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 9.6 हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। तो ये एक मान लो हमारा वृत्त हो गया और एक दूसरा वृत्त भी होगा। ये इसका मान लेते हैं एक और दूसरा वृत्त बना लिया, ऐसे कुछ ऐसे होगा, दोनों का केंद्र सेम ही है। तो एक का 4 सेंटीमीटर त्रिज्या है इसका और दूसरे का मान लो 3 सेंटीमीटर है त्रिज्या। ठीक, तो 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की जीवा, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है क्या होगी। तो मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसे एक जीवा स्पर्श कर रही है, इसकी लंबाई बतानी जो इसको टच कर रहा होगा। ठीक, तो हमने क्या किया, इसको इससे मिला दिया और इसको इससे मिला दिया। हमको इस जीवा की लंबाई बतानी है और बतानी है, तो फिर ऐसे केस में हमको क्या पता चल रहा है कि इसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है, इसका रेडियस 4 सेंटीमीटर, बड़े वाले त्रिज्या, बड़े वाले का 4 सेंटीमीटर है। और हमको अगर मान लो ये O दिया हुआ है तो P और Q, PQ का लेंथ एक्चुअली बताना है। तो OP और OP का लेंथ दिया हुआ है, OQ का लेंथ दिया हुआ है। किसी तरीके से अगर हमको एंगल POQ पता चल जाता तो हमारा काम हो जाता। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। कहाँ से, इस पे। जब ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो मान लो इसका नाम M होगा। तो OM का लेंथ तो हमको पता है क्योंकि OM ही तो क्या है, छोटे वाले का त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर। और OM जब आपको पता है और OP पता है तो क्या PM आप नहीं निकाल सकते, PM निकल जाएगा। PM कैसे निकलेगा, ट्रायंगल का यूज़ कर लो, यानी आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करोगे तो OP का स्क्वायर बराबर OM का स्क्वायर प्लस PM का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो। तो OP आपको दिया हुआ है 4 का स्क्वायर यानी 16, OM आपको दिया हुआ है 3 का स्क्वायर यानी 9 और PM स्क्वायर आपको कैलकुलेट करना है। तो 16 और माइनस 9 करोगे तो 7 हो जाएगा, यानी PM का स्क्वायर 7 हो गया। तो PM कितना हो जाएगा, √7 हो जाएगा। तो PQ कितना हो जाएगा, फिर PQ का वैल्यू 2√7 हो जाएगा क्योंकि आधा होता है उसका वैल्यू। तो हमसे क्या पूछा गया है,
वही तो पूछा गया, पी क्यू का लेंथ ही तो पूछा गया, तो पी क्यू कितना हो जाएगा 2√7 हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि समबाहु त्रिभुज ओ ए बी की प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर है, उसके शीर्ष ओ को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्तीय चाप खींचा गया, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना है। तो एक काम कर लेते हैं, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आएगा, √3/4 होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो √3/4 यानी 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, प्लस वृत्त का क्षेत्रफल निकालोगे तो πr² हो जाएगा। तो पाई इंटू r², r का वैल्यू कितना है 6 सेंटीमीटर, तो 6 यानी 36 हो जाएगा। माइनस, अगर माइनस करेंगे तो ये जो पोर्शन त्रिभुज में आ रहा वही पोर्शन तो हमारा किस में आ रहा, सर्किल में भी आ रहा है, तो 2 टाइम्स 2 बार माइनस करना पड़ेगा हमको। तो 2 इंटू जो पोर्शन का भाग यानी पोर्शन का जो ये वृत्त खंड का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है θ/360 होता है। तो पाई इंटू r² यानी 36 और थीटा यानी 60 डिग्री डिवाइड बाई 360 डिग्री, यानी πr² फार्मूला होता है πr² इंटू थीटा डिवाइड बाई 360 होता है। तो 2 से हमने यहाँ पे क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि एक भाग त्रिभुज में भी आ रहा है और वही भाग फिर सर्किल में भी आ रहा है, इसलिए हमको ऐसा करना पड़ रहा है। तो इसको आप कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा 1/6 हो जाएगा, इसको आप कैंसिल करो तो 6 हो जाएगा। तो अब देखो आप यहाँ पे भी आप कैंसिल आउट कर लो, 72 और 30 कितना 72 दूना 144, 36 हो जाएगा। ठीक, तो 36√3 प्लस 36 पाई माइनस 12 पाई, 6 दूना 12। अब इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 36√3 प्लस 24 पाई हो जाएगा, 24 पाई, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक, 24 पाई प्लस 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि 6000 की जनसंख्या वाले एक गांव को प्रतिदिन 100 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। इस गांव में 25 × 12 × 6 मीटर माप की पानी की एक टंकी है। इस टंकी का पानी कितने दिन चल सकता है? तो मान लेते हैं 6000 की जनसंख्या है और 100 लीटर पानी पर व्यक्ति पे ख़त्म हो रहा होगा, तो जितने व्यक्ति होंगे उसी हिसाब से इसको मल्टीप्लाई कर लिया। अब डायमेंशन कितना है 25 × 12 × 6, ये मीटर क्यूब में आएगा, तो मैं लीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ 1000 से मल्टीप्लाई करके। तो ये 6000 में 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा, और फिर इसके बाद आप इसको कैंसिल करोगे तो 25 को ये 100 बन जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर 4 से इसको कैंसिल करोगे तो 3 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 3 18, नहीं 6 एक और है, यहाँ पे भी 6 है ना, तो इससे इसे कैंसिल कर दिया। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 3, यानी 3 दिन चलेगा सिर्फ पानी। वो जो बचा हुआ पानी है वो सिर्फ कितने दिन चलेगा 3 दिन चलेगा।